मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे पहला टॉपिक वी हैव टू स्टडी इज एडवेंट ऑफ यूरोपियन, है ना। यूरोपियंस का भारत में आगमन, जिसमें सबसे पहला था पुर्तगाल। मतलब पुर्तगाल के लोगों को पोर्टुगीज बोलते हैं, ठीक है। अब अगर फर्स्ट पॉइंट बात करें कि सबसे पहले जो भारत में आया था, जो सबसे पहले भारत में आया था वो पुर्तगाली था। लेकिन पुर्तगाल के आने का कारण क्या था? पुर्तगाल के आने का कारण ये था कि इंडिया तक आने का जो ट्रेड का रास्ता था उसको अरबी लोग क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। अब कंट्रोल ऐसे करते थे कि अगर कोई यूरोप से यहाँ भारत में ट्रेड करना के लिए आना चाहता है, अगर कोई यूरोप से भारत में ट्रेड करने के लिए आना चाहता है तो उसको हद से ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। ये बात हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। अब जब हद से ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, इसके कारण क्या हुआ कि यूरोपियंस थोड़ा गुस्सा होने लगे कि इतना ज्यादा टैक्स हम अगर दे रहे हैं तो फिर हम बेचेंगे क्या और कमाएंगे क्या, ठीक है। तो यूरोपियंस क्या किए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के चारों तरफ से घूम के भारत में केरला पहुंचे। ये वाला जो एरिया है इसको केरला बोलते हैं और उस समय इसका नाम था कालीकट, ठीक है। Now, what was the reason of Portuguese to come India? Was that Portuguese wanted to break Arabs control, ठीक है। अरब के कंट्रोल को रोकना चाहते थे। थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने देखा था वो ये था कि they wanted to sell things that which was made in Portugal and buy Indian goods like spices। तो सिंपल सा बात है कि वो पुर्तगाल से इंडिया क्यों आए थे, ताकि वो पुर्तगाल में बनी चीजों को भारत में बेचना चाहते थे और भारत की बनी चीजों को खरीदना चाहते थे, जैसे कि स्पाइसेस। अब चौथा पॉइंट है कि पुर्तगाली भारत में पहली बार कब आए, तो 1498। और हम सबको पता है कि 1498 में सबसे पहले कौन आया था, अमितेश? वास्को ड गामा। वास्को ड गामा, है ना। तो वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन हु केम टू इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, वास्को ड गामा सर किस जगह आए थे? कालीकट, है ना, कालीकट। और अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कालीकट किस जगह पर है, केरला, केरला, है ना। और प्रिसाइसली डेट आपको बता दिया जा रहा है कि किस टाइम पे आया था, तो मई 20 1498। उस समय कालीकट का राजा हुआ करता था जमोरियन। कौन हुआ करता था? समोरियन। ठीक है। देखो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे तो केवल वो ट्रेड करना चाहता है, वो बस व्यापार करना चाहते थे। लेकिन भारत में लोगों के बीच में डिवीजन देख के, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि वो यहाँ पे रूल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब रूल कैसे किया गया कि वो क्या करने लगे, छोटे छोटे राजाओं से भारत का अलग अलग हिस्सा कैप्चर करने लगे, ठीक है। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स वो कैप्चर करने लगे, जैसे कि गोवा कैप्चर किया उन्होंने, दमन किया, फिर दीव किया, फिर केरला के कुछ पार्ट्स को वो उन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग इज पोर्टुगीज ब्रॉट क्रॉप्स लाइक पोटैटोज, चिली पेपर और कैश्यू। मतलब जो पुर्तगाली थे वो अपने साथ आलू, चिली पेपर को हिंदी में क्या कहते हैं? काली मिर्च, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, चिली पेपर, काली मिर्च और कैश्यू, काजू लिखे हैं। अब देखो पुर्तगाली, अगर आपसे कभी पूछा गया कि पोर्टुगीज का डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो वो ये था कि वो क्या करते थे, वहां पे रह रहे हिंदू और मुस्लिम को फोर्सफुली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे, और साथ ही साथ वो बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय भी करते थे, है ना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट में कि पोर्टुगीज का सबसे पहला जो गवर्नर था उसका नाम था फ्रांसिस्को दे अल्मेडा, है ना, अल्मेडा। तो हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है। अगर फर्स्ट बात कर रहे हैं तो सेकंड भी बात करते हैं, तो हु वाज द सेकंड? अल्फांसो द अल्बुकरा, ठीक है। अल्फांसो दे अल्बुकर्के,
अल्फांसो दे अल्बुकर्के। अब सेकंड गवर्नर का नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिस पर्सन इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर। मतलब बीजापुर के सुल्तान से गोवा को कैप्चर करने वाला अल्फांसो ही था, और गोवा को कैप्चर करने के बाद वो वहां पर 450 साल तक रूल करते हैं। और गोवा को कैप्चर किस ईयर में किया गया था? 1510 में। 1510। देखो, अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया के बारे में पढ़ने जाए तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो है उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है। सेकंड पॉइंट, अब ब्रिटिशर्स जो आए थे वो भी किसी और इरादे से नहीं आए थे, वो भी ट्रेड ही करना चाहते थे, है ना। और सेम चीज, जब वो ट्रेड कर रहे थे तो उनको पता चला कि ये हिंदुस्तानियों के बीच में बहुत बड़ा डिवीजन है ना, बहुत बड़ा डिवीजन है। अब ये जो डिवीजन है वो बहुत सारी चीजों को लेकर था, कास्ट को लेके था, क्लास को लेके था, है ना, रेस को लेके था, गोरे और काले को लेके। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आए तभी गोरा और काला था, ये पहले से भी चलता था। तो बहुत सारी चीजों को लेके, और एक चीज ऑक्यूपेशन को लेके भी था, है ना। कास्ट को लेके तो था ही, लेकिन ऑक्यूपेशन भी अलग से इसका एक कारण था। तो डिवीजन ऑलरेडी था और ये चीज इंग्लिश के जितने भी लोग थे उन लोगों ने देखा, और फिर वो क्या किया, धीरे धीरे रूल करना शुरू किए। वो क्या किए, पुर्तगालियों की तरह ही धीरे धीरे छोटे छोटे जगहों को कैप्चर करने लगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि ब्रिटिशर्स जब आए थे तो वो कपास का, सिल्क का, सॉल्ट पीट का एक्सचेंज करते थे इन एक्सचेंज ऑफ ब्रिटिश गुड। मतलब क्या हुआ कि भारत में इन मसालों को खरीदते थे और ब्रिटिश गुड्स को बेचते थे, है ना। जैसे रोजमर्रा की चीजें हो गई, एक सिंपल सा एग्जांपल हमको याद था, जैसे मशीनों के द्वारा बने हुए कपड़े, ये प्राइम एग्जांपल है। इस एग्जांपल को लेके बहुत सारा कुछ आपको बताया भी गया है कि अपने साथ वो क्लोथ लेके आए थे जो इंग्लिश फैक्ट्री में बनता था, बहुत इजीली बनता था, बहुत सस्ते में बनता था, और ये किफायती भी होता था भारत में बने खादी क्लोथ से, है ना। तो इन्हीं सब चीजों को लेके वो क्या करते थे, ट्रेड करते थे कि यहाँ से भारत का स्पाइस लेते थे और वहां से वो अपने वस्तुओं को बेचते थे। तीसरा, थर्ड पॉइंट, 1608 ईस्वी में वो मुगल एम्परर जहांगीर से ट्रेड का परमिशन पाते हैं कि हाँ भाई अब तुम भारत में व्यापार कर सकते हो। चौथा पॉइंट क्या है कि 1608 ईस्वी में परमिशन पाने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है। कब स्टैब्लिश करता है? 1608 में, 8 है ना। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि वो सबसे पहला फैक्ट्री किस जगह पे स्थापित करते हैं तो क्या बोलोगे? सूरत। सूरत में। चलो ठीक है, बढ़िया है। अगला पॉइंट, बट देखो फरमान तो उनको मिल गया था, लेकिन लीगैलिटी होती है कि हाँ भाई साहब आप हमको परमिशन दे रहे हैं, हम इस जगह पर अपना फैक्ट्री खोलेंगे, मतलब हम आपको बता रहे हैं कि हम इस जगह पर फैक्ट्री खोलेंगे। तो सूरत में जो उन्होंने फैक्ट्री खोली थी वो इलीगल थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ था। लेकिन मसूलीपट्टनम में जो उन्होंने फैक्ट्री खोली, मसूलीपट्टनम में उन्होंने जो फैक्ट्री खोली वो फर्स्ट लीगल फैक्ट्री थी। 1611 में जो पहला फैक्ट्री खोला गया, दैट वाज द फर्स्ट लीगल फैक्ट्री। और जो फर्स्ट लीगल फैक्ट्री है वो किस जगह पे खोला गया था भाई साहब? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम। अब मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री का एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि मसूलीपट्टनम की जो फैक्ट्री थी वो ब्रिटिश कंपनी की फर्स्ट साउथ इंडियन फैक्ट्री थी। बात समझ में आया? साउथ में है ना सर, इसीलिए ना। दैट्स व्हाई मसूलीपट्टनम इज इन विच प्लेस? आंध्र प्रदेश। जी, चलिए लिखिए। अब मिटा दिए सर। बट मेरे में शो ही नहीं कर रहा था। ओके, चलो फिर अच्छा, से ब्लैक
ब्लैक कलर यूज कीजिए सर, ब्लैक कलर। बैटल ऑफ पलासी। देखो बैटल ऑफ पलासी की बात करें तो बैटल ऑफ पलासी वापस से अब बात करते हैं तो बंगाल के नवाब वर्सेस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल खुद जाके लड़े तो नहीं होंगे, इन दोनों का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, बोलो हाँ है ना। यस सर। इन दोनों को कोई ना कोई रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब जो रिप्रेजेंट करने वाले थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, जो कि लड़ रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और सिराजुद्दौला जो कि लड़ रहे थे बंगाल की तरफ से, ठीक है। अब देखो एक यस बात हम ऑलरेडी बताए हैं कि जो यूरोपियंस थे वो डिवाइड करने की थ्योरी में बहुत माहिर थे, तो बंगाल के नवाब के साथ एक और फोर्स लड़ रहा था, फ्रेंच फोर्स, है ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ऑब्वियसली इस युद्ध में वो जीत जाते हैं। अब जब इस युद्ध में जीत जाते हैं तो बंगाल का टैक्स कलेक्ट करने का पावर वो ले लेते हैं। अब सोचो किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को ही अगर कोई पकड़ ले रहा है, कोई कंट्रोल में कर ले रहा है, तो अल्टीमेटली देश तो उसी के हाथ में चला गया ना। जैसे यस भारत का लाइफलाइन क्या है, भारत का लाइफलाइन क्या कहलाता है, उसकी इकोनॉमी, इकोनॉमी। है ना। और इकोनॉमी कैसे चलता है, बाय टैक्सेसिंग। यस सर। सरकार टैक्स लगाता है तभी तो सरकार को पैसा मिलता है ना। अब अगर यस सर। टैक्स कलेक्ट करने का पावर ही कोई और ले लिया कि भारत से, तो क्या भारत एज अ कंट्री इंडिपेंडेंट रह पाएगा? वो तो नहीं। हमेशा नो। किसी और पे डिपेंडेंट रहेगा ना, यस सर। है ना। तो जो बंगाल का टैक्स कलेक्ट करने का पावर ब्रिटिशर्स ने लिया, तो वो अल्टीमेटली क्या बन गए, बंगाल के रूलर, ठीक है। उसके बाद होता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर तो दूसरी लड़ाई है। अब क्या हुआ कि बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, है ना, वो हार जाते हैं, तो इस हार का बदला तो लेना था। जब इस हाँ हार का बदला लेना था तो वो जाते हैं अवध के नवाब और भारत के राजा के पास, ठीक है, से सालम दूत। ठीक है। तो जब वो भारत के नवाब और अवध के नवाब के पास जाता है तो ऑफ कोर्स भाईचारा देख के दोनों इनको सपोर्ट करने के मत में आ जाते हैं कि ठीक है भाई, हम मिलके लड़ेंगे और तुमको सपोर्ट करेंगे, तुमको जिताएंगे। और जब यही तीनों फोर्सेस को मिला के फिर जब युद्ध होता है तो उस युद्ध को बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर, जो कि ब्रिटिशर्स का दूसरा युद्ध था अगेंस्ट द नवाब। तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? 22 और 23 अक्टूबर 1764, ठीक है। 1764 में यस इन सर। दोनों के बीच में युद्ध होता है। अब फिर से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे हेक्टर मुनरो। कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? हेक्टर मुनरो। मुनरो। हेक्टर मुनरो। ठीक है। और इधर इधर से कौन लड़ रहा था? मीर कासिम लड़ रहे थे, जो नवाब बंगाल के नवाब थे। बलवंत सिंह लड़ रहे थे, सिराजुद्दौला। बनारस के राजा। और फिर सालम दूत। सालम द्वितीय। है ना, ये किस जगह के राजा थे? मुगल बादशाह। आह, मुगल एम्परर। और फाइनली जब इसमें इन तीनों की हार हो जाती है तो कंपनी क्या बन जाता है? रूलर ऑफ इंडिया, ठीक है। और हेडिंग डाल दिया, अराइवल ऑफ डच, यस यस। सर। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है इन 1602 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको इस नाम से जाना जाता था, हम कभी इसको बोल नहीं पाए, वो फाउंड किया गया था, मतलब इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। और फिर से बोल रहे हैं डच नीदरलैंड है, नीदरलैंड यूरोप में पड़ता है ना सर? ऑफ कोर्स। तो और कहाँ पड़ेगा? एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा सॉरी, ठीक है सर। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क रखना है ना। कॉर्नेलिस de Houtman being the first Dutchman to set foot in the country, मतलब भारत में सबसे पहला डच मतलब नीदरलैंड का सबसे पहला वासी जो भारत में आया था वो था कॉर्नेलिस de हॉटमैन। Houtman। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब ये लोग भी व्यापार करने के ही मनसे से आए थे और उन्होंने जो फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी वो गुजरात में स्थापित हुआ था, बंगाल में, फिर बिहार में, फिर उड़ीसा में, ये ऐसे करके स्थापित हुआ था। चौथा पॉइंट क्या है, डच फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश इन मसूलीपट्टनम इन 1605। अंग्रेजों के साथ साथ डच ने भी मसूलीपट्टनम में ही अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किया और ये स्टैब्लिश किया गया था 1605 में। अच्छा टेल मी, ब्रिटिशर्स ने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री कब स्टैब्लिश की? 1611 में। 1611 में। ठीक है। लीगल था या इलीगल था? लीगल। अच्छा ठीक है। लीगल अब था। क्योंकि ये व्यापार के मनसे से आए थे तो व्यापार किस चीज का कर रहे थे? राइस का करते थे, अफीम का करते थे, रेशम का करते सिल्क, थे, नील का करते थे और अलग अलग स्पाइसेस का करते थे, मसाला। है ना। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अभी क्या है ना कि डच जो है ना वो अपना ट्रेडिंग कार्टेल के हिसाब से करते थे, मतलब उनका जो ट्रेडिंग था वो कार्टेल के मॉडल से चलता था। आप लोगों को पता है कार्टेलाइजेशन क्या होता है? कार्टिलाइजेशन एनीवन, सुने बहुत ऐसे। बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। किसी को पता कार्टेलाइजेशन क्या होता है? कार्टर, बाटर सिस्टम तो सुने हैं, कार्टर भी सुने हैं, बट कार्टर नहीं पता। देखो हम बताते हैं कार्टर। कार्टेल क्या होता है। सपोज एक ये ले लेते हैं ना, सपोज एक मार्केट है, ठीक है। मार्केट में दिस इज मार्केट, और मार्केट में ऑयल की सप्लाई हो रही है। किसकी सप्लाई हो रही है? ऑयल की। और ऑयल की सप्लाई करने वाला एक कंपनी है जिसका नाम है ए, ठीक है ना। अब ए को अलग अलग व्यापारी मिलके तेल सप्लाई करते हैं और तभी ए अपना ऑयल का सप्लाई मार्केट में करता है। जैसे व्यापारी नंबर 1, व्यापारी नंबर 2, व्यापारी नंबर 3 और व्यापारी नंबर 4, ये तीनों मिलके ऑयल का सप्लाई कर रहे हैं एक नंबर नाम की फैक्ट्री के पास, और ए फैक्ट्री ऑयल को सप्लाई कर रहा है मार्केट में। अब सपोज किसी दिन इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और ज्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में बैठ के 1 2 3 पर आपस में बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि हम क्या करेंगे, अब से ना तेल का उत्पादन थोड़ा कम कर देते हैं। मतलब ऑयल का प्रोडक्शन क्या कर देंगे, कम कर कम देंगे। कर देंगे। जब ऑयल का प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली हम सप्लाई क्या करेंगे, कम ही करेंगे तेल, कम। है ना। यस जब सर। ऑयल की सप्लाई हम कम करेंगे तब हम उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, उसके प्राइस को बढ़ाकर। इंक्रीज कर। जब प्राइस को बढ़ाएंगे तब अल्टीमेटली क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इन्फ्लेशन होगा, महंगाई। महंगाई बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स मिलके किसी भी आइटम का दाम बढ़ाते हैं जिसके कारण अल्टीमेटली अगर इन्फ्लेशन बढ़े तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्टेलाइजेशन। अच्छा। जैसे जैसे अरब के देश, जितनी भी अरब के देश हैं, ये अरेबी, जितने भी अरब के देश हैं वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। जैसे एक दिन सऊदी अरेबिया बोल दिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ऑयल से ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो सऊदी अरेबिया क्या किया, बाकी लोगों को आदेश दिया कि अब से तुम लोग ऑयल का प्रोडक्शन कम करो। तो बाकी जितने भी देश है जो सऊदी अरेबिया की बात मानते हैं वो लोग क्या करेंगे, तेल का उत्पादन कम कर देंगे। जब तेल का उत्पादन कम हो जाता है तभी मार्केट में तुम लोग सुनते होगे कि तेल का दाम बढ़ने लगा। हाँ सर। ये इसी कारण से होता है कि सऊदी अरब में बैठा हुआ एक आदमी बस डिसाइड करता है कि हम तेल से ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो पॉइंट समझ में आया? पहला क्या कि मार्तंड वर्मा ने 1741 में कोलाचल के युद्ध में डच को डिफीट किया, ठीक है। तो इस डिफीट
से बचने के लिए वो लोग क्या किए, इंग्लिश के जितने भी प्रॉपर्टीज थे या फिर इंग्लिश के जितने भी फैक्ट्रीज थे उसको लूटना चालू किए। अब इस लूट को रोकने के लिए रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश फोर्सेस का नेतृत्व करते थे, इनके अगेंस्ट उन्होंने युद्ध किया 1759 में बेदारा में, और वापस से डच को हार का सामना करना पड़ा। और 1759 के बाद रूल ऑफ डच फाइनली एंडेड। यार हम लोग सोच रहे देख के क्या बोले, सब हम स्कोर जीत खराब गए थे, हो हम तो हाँ जीत सर। के नहीं बोला था। अमित इस बात तो खूब सोच खराब लगा। चलो अब आते हैं अराइवल ऑफ डेन्स, है ना, डेनमार्क की कंट्री। इसमें पहला पॉइंट है डेनमार्क विच इज ऑल्सो नोन एज दानिश और डेन्स। ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या है कि दे हेल्ड द कॉलोनियल टेरिटरीज इन इंडिया फॉर 225 ईयर्स। स्थापत्य के बाद वो 225 साल तक अपना टेरिटरी होल्ड करके रखते हैं। प्रॉपरली डेट नहीं पता है कि किस टाइम पे उन्होंने स्थापत्य अपना स्थापित किया था, इसीलिए हम आपको डेट नहीं बता रहे। कल फॉर श्योर पूरा आंसर आपको बताया जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, जहां पे वो अपना सेटलमेंट, जहां पे वो फैक्ट्री स्टैब्लिश किए थे, वहां जहां जहां पे वो अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किए थे उनमें से कुछ जगह ऐसे जो नोटेबल है, मतलब ध्यान देने योग्य है, जैसे कि तमिलनाडु का टैंक्यूबर, ठीक है, उसके बाद बंगाल का श्रीरामपुर और निकोबार के आइलैंड्स, ये सारे एरियाज में उनका स्थापत्य था। और अगर इंडिया में उनका हेडक्वार्टर की बात करें तो वो हेडक्वार्टर था श्रीरामपुर, जो कि था बंगाल में। बंगाल। ठीक है। ठीक अगला है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि अलग अलग कंट्री से अलग अलग लोग आते हैं जो सबसे पहले भारत में आए थे। ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि डच एक्सप्लोरर मार्सेलिस द ब्रूशोवर प्लेड अ पिवटल रोल इन इंस्टिगेटिंग दानिश इंगेजमेंट इन नॉर्थ बोल रहे इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसका मतलब क्या है कि जो दानिश, एक मिनट रुक जाओ, हमको कथा स्थापित करने दो। नीदरलैंड का एक निवासी था जिसका नाम था मर्सिलिस। ठीक है। उसने ये बोला कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्पाइसेस का ट्रेड बहुत आसानी से हो सकता है। तो डच के जितने भी एक्सप्लोरर्स थे वो इंडिया की तरफ फिर इंगेज होना शुरू हुए। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि डच के एक्सप्लोरर्स इंडिया की तरफ इंगेज किसके कहने पर या फिर कौन से रीजन के कारण हुए, तो आप दानिश राष्ट्र के मर्सिलिस का नाम रखोगे। ठीक है। अब जब ये बात डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन फोर्थ को पता चली तो वो इस बात से बहुत, क्या कहते हैं उसको, ये बात उनको बहुत लुभाया कि ठीक है भाई, हमको सस्ते में स्पाइसेस मिलेगा और यहाँ पे आके हम महंगे दामों में बेचेंगे, है ना। बेसिकली ट्रेड का यही फंडा होता है कि जो हम खरीद रहे हैं और जिस दाम पे हम बेच रहे हैं उसके बीच में मार्जिन हो और उस मार्जिन से मेरा फायदा हो, है ना। ट्रेड का यही तो मूल मंत्र होता है। दानिश मिशनरीज ने श्रीरामपुर जो बंगाल में है वहां पे न्यूज़पेपर का कारखाना खोला और उस कारखाने का नाम था श्रीरामपुर मिशन प्रेस, जो कि 1799 में स्टैब्लिश हुआ, है ना। डन। सर। लेकिन Okay. एक टाइम आया 1845 में जब दानिश, जितनी भी दानिश आउटपोस्ट थे या फिर जितनी भी फैक्ट्रीज थी उनकी, जितने भी फैक्ट्रीज थे वो अल्टीमेटली, जितनी भी फैक्ट्रीज थे वो अल्टीमेटली सेल करके भारत को छोड़ के चले जाते हैं। और किसको बेचते हैं? ब्रिटिशर्स को। ठीक है। नहीं पता है तो धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। चलो पता। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। जो फ्रेंच थे ना वो भारत में आने वाले फाइनल यूरोपियन थे, मतलब आखिरी।
सो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रेंच वर द लास्ट यूरोपियन हु केम टू इंडिया, है ना, दे वर लास्ट यूरोपियन हु केम टू इंडिया। सेकंड पॉइंट, जो फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापार की जो कंपनी थे, वो स्टैब्लिश हुए थे 1664, किसके नेतृत्व में? तो फ्रांस के राजा लुइस 14 के, है ना। देखो फ्रांस ना ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में समान ही था, मतलब उनका जो पावर था इकोनॉमिकली समान ही था, लेकिन एक प्रॉब्लम था कि जो फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी थी वो सरकारी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज प्राइवेट। तो अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई एक्शन लेना होता था तो उसको सरकार की मंजूरी का वेट नहीं करना पड़ता था। वहीं पर फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी या फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई काम करना होता था तो वो सरकार के दस्तखत का वेट करता था। जैसे कहीं किसी जगह फैक्ट्री खोलना है तो कंपनी तुरंत स्विफ्टली उसको कर सकते थे, लेकिन फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी ऐसा नहीं कर पाती थी, है ना। इसको एक नेगेटिव पॉइंट की तरह भी देखा जाता है कि फ्रेंच का अगर भारत में डिक्लाइन हुआ है तो उसका हद से ज्यादा सरकारीकरण, जिसको इंग्लिश में क्या करेंगे, नेशनलाइजेशन हुआ, जिसके कारण फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी डिक्लाइन की। वही थर्ड पॉइंट पर कह रहा है कि जो फ्रेंच है वो गवर्नमेंट सुपरविजन के कंट्रोल में काम करता था। वो फंडिंग के लिए और कंट्रोल के लिए, मतलब जितना भी ऑपरेशन होता है डे टू डे का, सब का सब सरकार ही लेता था। और सरकार उस समय ऐसा तो नहीं था कि डेमोक्रेटिक था, फ्रांस के राजा ही सारा कंट्रोल देखते थे। फोर्थ पॉइंट क्या है, फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय फ्रांकोइस कैरोन इन सूरत इन 1666। मतलब जिस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी तरह से फ्रांस ने भी अपना फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था, और ये जो फैक्ट्री स्थापित हुई थी वो 1667 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 1690 आते थे फ्रांस ने बहुत सारे जगहों को कैप्चर कर लिया था, जैसे चंद्रनगर जो बंगाल में आता है, इनफैक्ट कलकत्ता के पास है, उसको कैप्चर किया था। और एक बात, कलकत्ता उस समय ना, मतलब उस समय वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल जैसा कुछ नहीं था, कलकत्ता एक पूरा देश हुआ करता था। और इस देश में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था चंद्रनगर, जिसको अभी यहाँ पे चंद्रनगोर लिखा गया है, वो वहां के गवर्नर शाइस्ता खान से कैप्चर किया गया था, ठीक है। यस सर। ओके, अभी क्या है ना कि हम लोग जितने भी यूरोपियंस के बारे में देखे, हमको ये पता चला कि अंग्रेज हर किसी के मामले में घुसे हुए थे, या फिर बोले तो हर कोई अंग्रेजों के मामले में घुसा हुआ था, और अंग्रेज अल्टीमेटली सबसे युद्ध कर करके सबको भगाए। उसी तरह से अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसके कारण फ्रांस का सबसे अगर बोले ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपैरिजन में अगर कोई शासक नहीं बोलेंगे, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉपरली फ्रांस को चला पाया हो भारत में, तो वो था जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स, है ना। ये Yes. एंग्लो फ्रेंच के युद्ध के दौरान 1742 में भारत में आए, और उस समय ना साउथ इंडिया में एक युद्ध चलता था आपस में ही, मतलब भारत के राजाओं के बीच में ही एक युद्ध चलता था जिसका नाम था कार्नेटिक वॉर, और वो इन रीजन में चलता था, ये वाले रीजन, है ना, इन रीजन में चलता था। अब जैसे ही फ्रांकोइस डुप्लेक्स भारत में आते हैं, वो इन मामलों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जब वो इन मामलों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनको साफ साफ दिखता है कि डिवीजन तो बहुत सारा है। तो जैसे ही वो इन मामले में इन्वॉल्व होते हैं, वो इस वॉर को, जो मध्यम वर्ग में चल रहा था, जो धीरे धीरे चल रहा था, उसको अचानक से हवा दे देते हैं। मतलब क्या हुआ कि वो अपने फायदे के लिए भारत के राजाओं के बीच में युद्ध करवा दिए, और फिर क्या हुआ, फ्रेंच कंपनी बीच में फायदा उठाती थी, है ना। ये बात समझ में आया। यस सर। और अल्टीमेटली कार्नेटिक वॉर के दौरान ही डुप्लेक्स का निधन भी हो जाता है।
चलिए उतारिए।